हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग आए हैं क्लास 10th का पहला बायोलॉजी का चैप्टर लेके, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। बेटा साइंस में हम लोग 10th में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें बायोलॉजी का पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। तो देखते हैं, वैसे हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर आप सबको पता है कि एक सेल है, वो जब ग्रुप में इकट्ठी हो जाती है तो टिश्यू बनाता है, और टिश्यू है वो आपका ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन आपका ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और इन सबको हम कहते हैं प्रोसेसेस। जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, जैसे हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, हो गया। बेटा यही होते हैं आपकी बॉडी के प्रोसेसेस, लेकिन यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। बेटा लाइफ का मतलब ये होता है वो चारों इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हमारे लिए जरूरी होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होते हैं जिंदगी को जीने के लिए। मतलब ये कि जैसे है, यहाँ पे हम बात करें कि जैसे हमने खाना खाया, तो खाना खाया और उसको यूटिलाइज किया, तो बेटा वो आ जाएगा आपका न्यूट्रिशन में। फिर हमने एक्सेल किया, इनहेल किया और एक्सेल किया, ये आपका आ जाएगा रेस्पिरेशन में। उसके बाद ये जो आपने ऑक्सीजन लिया और ये आपने जो फूड खाया, उसको एंटायर बॉडी की सेल्स तक पहुंचाने का जो काम किया जाएगा वो ट्रांसपोर्टेशन में किया जाएगा। और जब हम ये खाना खाते हैं तो हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बनते हैं और बहुत सारे टूटते भी हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स नए बन रहे हैं और जो पुराने मॉलिक्यूल्स है वो टूट रहे हैं, तो टूटे हुए मॉलिक्यूल से जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने को हम कहते हैं बच्चों एक्सक्रीशन। जरा देखते हैं, लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमें पढ़ना होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज लिविंग, है ना। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें कि लाइफ प्रोसेस से पढ़ने से पहले हमारे यहाँ पे ये जानना जरूरी होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत इजी है, इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जो मूव कर रहा है, जैसे एक कैट है जो कि एक प्रे है, फूड है किसके लिए, डॉग के लिए। तो डॉग भाग रहा है कैट के पीछे और वो अपने फूड के लिए, और कैट भाग रही है अपनी जान को बचाने के लिए। तो आप उनको भागते देख पा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि वो लिविंग है। अगर हम ऐसा कहें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो लोकोमोशन शो कर रहा है तो वो लिविंग कंसिडर्ड होता है। तो मुझे ये बताओ कि क्या आपने किसी प्लांट को मूव करते देखा है? क्या प्लांट है वो हमारे जैसे या किसी एनिमल जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं, प्लांट तो मूव नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐसा प्लांट बताऊंगी जो कि मूव भी करता है, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट। ये ऐसा प्लांट है जिसको माइमोसा पुडिका कहते हैं, बेटा हिंदी में उसको छुई मुई प्लांट कहते हैं। ऐसा प्लांट जिसकी लीफ को आप टच करोगे तो उसकी लीफ पूरी की पूरी श्रिंक हो जाएगी, ड्रुप हो जाएगी। तो ये भी तो एक टाइप का मूवमेंट है। हम जो मूवमेंट शो करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाते हैं, जिसे कहते हैं हम लोकोमोशन। लेकिन जो प्लांट मूव करते हैं, जैसे आपको प्लांट में वैसे मूवमेंट दिखेगा नहीं, वैसे प्लांट में तो ग्रोथ भी नहीं दिखती है। जैसे हम कहते हैं कि हमें ग्रोथ दिखती है, कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी जो साइज है वो इंक्रीज होती है, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो सकती है, तो वैसे प्लांट की भी इंक्रीज होती है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? बेटा देयर आर सम फीचर जिससे आप लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो पहला फीचर है वो होगा आपका ग्रोथ। क्या होगा बच्चों? ग्रोथ। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही ग्रोथ शो करते हैं। तो आपका आंसर होगा यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको ग्रोथ मिलेगा। लेकिन वही ग्रोथ शो करते हैं, ये स्टेटमेंट कुछ डिफरेंस सा होगा। मतलब जैसे एक पहाड़ है और उसके ऊपर न्यू स्नोफॉल हुआ है, तो जो पहाड़ है आपका उसका भी जो हाइट है वो इंक्रीज हो गया है। लेकिन बेटा उससे भी तो हम ग्रोथ कहते हैं, लेकिन वो तो नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे ग्रोथ को अगर हमें डिफाइन करना है तो ऐसी ग्रोथ जो अंदर से होती है, विद इन होती है, जिसे हम कहते हैं बच्चों इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या कहते हैं इसे? इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो बेटा यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदर से जो ग्रोथ होती है, वो आपका परमानेंट फीचर है। अगर हम किसी को जाने, जैसे एक बच्चा है, एक जाइगोट है, जाइगोट से एक एम्ब्रियो बना,
क्या? एक यूनिसेल्यूलर जाइगोट है, उससे एक एम्ब्रियो बना जो कि मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर था, और उससे पूरा का पूरा क्या बना? ऑर्गेनिज्म बना। तो बेटा ये ग्रोथ आप देखोगे तो ये ग्रोथ कैसी हुई? आपकी परमानेंट ग्रोथ हुई। परमानेंट ग्रोथ मतलब इरिवर्सिबल ग्रोथ हुई, जिसको आप वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा ग्रोथ फीचर है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज मेटाबॉलिज्म। आपको मेटाबॉलिज्म मतलब कुछ नए मॉलिक्यूल्स का बनना और कुछ पुराने मॉलिक्यूल्स का टूटना आपको कहाँ मिलेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज, हमारे जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं, और हम वो जो बनी हुई ग्लूकोज को कंज्यूम करके उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ के वापस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने क्या देखा कि हम कुछ मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं, और बनाने को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंथेसिस। क्या होता है? सिंथेसिस। और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। आप इस वर्ड को कैसे लर्न कर सकते हैं? कैटाबॉलिज्म। कैटा का मतलब होता है कट। कट मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जब आप किसी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और इस एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला के बच्चों हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके अलावा अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर, तो एक होगा आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका क्वेश्चन होगा ये क्या होता है? तो बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, कोई भी लिविंग सेल होती है, तो उसके अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल चाहिए, उसके चारों ओर आपको सेल मेम्ब्रेन, एटलीस्ट सेल मेम्ब्रेन का कवरिंग चाहिए, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म चाहिए। अगर सेल के पास ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो लिविंग होगा। और आप देखिए जैसे अमीबा है और बैक्टीरिया है, ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेल्यूलर है, और यूनिसेल्यूलर में एक सिंगल सेल का होना जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर सरवाइव करना है। बट यहाँ पे जरा देखिए आप, यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? वायरसेस के बारे में। वायरसेस के अंदर तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मिलता नहीं है। मतलब क्या? वायरसेस को अगर ध्यान से आप देखोगे तो उनके पास प्रोटीन का कवरिंग होता है। किसका कवरिंग होता है बच्चों? प्रोटीन का कवरिंग होता है। और उनके अंदर या तो आई एम सेइंग ईदर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ, दोनों नहीं होंगे। उनके पास या तो डीएनए या तो आरएनए होगा। इसके पास परफेक्ट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और जिसके पास परफेक्ट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसे कंप्लीटली लिविंग काउंट करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंप्लीट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। नंबर वन सेल्यूलर एनवेलप, सेकेंड साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड जेनेटिक मटेरियल। आपका जेनेटिक मटेरियल कवरिंग के अंदर भी हो सकता है, मतलब न्यूक्लियस के फॉर्म में भी हो सकता है, या साइटोप्लाज्म में वो स्प्रेडेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे वायरसेस को हम ट्रू लिविंग तो नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ वायरसेस है वो अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिव तब शो करते हैं जब वो किसी सेल को हाईजैक करते हैं, मतलब उन्हें एक सूटेबल होस्ट मिलता है, तभी वायरसेस को लिविंग काउंट करेंगे। इसलिए हम वायरसेस को बच्चों लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या कहते हैं? हम इसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। आई बात समझ में? ऐसे ही बेटा अगर देखने जाए तो हमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट कर सकती है। जिससे हो गया कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है उसे अपने सराउंडिंग से क्या है? सराउंडिंग का एहसास है, और वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सकता है, तो वो भी आपका क्या हो गया? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर हो गया। कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो डिफाइनिंग होते हैं। डिफाइनिंग मतलब कॉन्शियसनेस जिस ऑर्गेनिज्म ने शो की वो डेफिनेटली क्या है? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कुछ जैसे ग्रोथ मैंने बता दिया कि इंट्रिंसिक ग्रोथ है तो वो डिफाइनिंग है, लेकिन ग्रोथ तो आपका नॉन लिविंग थिंग भी करती है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का डिफरेंस क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है?
लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करता है। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो होती है जो आपका नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों में हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है लेकिन वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। एक लास्ट प्रॉपर्टी जिसे मेंशन करना बहुत जरूरी है, देखा जाए तो देयर विल बी एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन जो हमारे 10th का एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ प्रॉपर्टी है जो जिसे लिखना जरूरी है, दैट इज मूवमेंट, है ना बच्चों। मूवमेंट भी ऐसी प्रॉपर्टी है। मूवमेंट मतलब जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है वो एक ही जगह पे मूव कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है ना। एक ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो कहलाएगा लोकोमोशन, लेकिन हम एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मूव भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। बेटा ये तो हम बात करें जब ऑर्गेनिज्म विजिबल है, जैसे मैंने डॉग और कैट का सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया था, लेकिन व्हाट अबाउट अगर आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअस मूव करते हैं, उसे तो हम देख नहीं पा रहे, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक दिन अगर हमारी बॉडी है उसके सारे मॉलिक्यूल मूव करना बंद कर दें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बंद हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाए और ऑक्सीजन हम इनहेल नहीं कर पाए, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या हो चुकी होगी, डेथ। मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूस क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, और ये जो मूवमेंट है वो तो हमें दिखती भी नहीं है, लेकिन देयर इज इंट्रा सेल्यूलर मूवमेंट, और बॉडी के अंदर भी आपको क्या दिखेगा बच्चों, यहाँ पे मूवमेंट दिखेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज तो डिस्कस कर ली। अब हम हमारे मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि व्हाट इज लिविंग पार्ट जो है उससे हमें समझ में आया। उससे हमें ये समझ में आया कि हमारी बॉडी, चाहे हम एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें या एक छोटी से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं और ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस करते हैं। जैसे एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, जैसे कि आपको एक्सक्रीशन का प्रोसेस मिलेगा, जैसे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस मिलेगा। करेक्ट बच्चों? वैसे देखने जाए तो हमें ढेर सारे प्रोसेसेस मिलेंगे, लेकिन हमारा फोकस इन चारों प्रोसेस पे ही क्यों है? या फिर आपका जो क्लास 10th का जो टॉपिक है या चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, उनमें इन्हीं चारों प्रोसेसेस को इन्वॉल्व क्यों किया गया है? तो ये आपको इसके डेफिनेशन से पता चलेगा। जरा देखो तो क्या लिखा है हमने। The process which together perform the function of maintenance of life are called as life process। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर लाइफ को जीना है तो उनके पास ये चारों बेसिक प्रोसेसेस होने ही चाहिए। जैसे एक ह्यूमन का रिक्वायरमेंट क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, ऐसा कहते हैं ना, वैसे हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए चार इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, ये चारों जो मैंने मेंशन किए हैं, आपको थोड़े ही समय में डिटेल में इसके बारे में बता दिया जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और स्लीपिंग। मतलब क्या? मतलब ये कि आप सबको पता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप रेस कर रहे हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, इन सारी सिचुएशन में आपको फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मतलब हमें भूख लग जाती है। लेकिन जब आप सो रहे हो, जब आप रेस्ट कर रहे हो, फिर भी क्या हमें भूख लगती है? मतलब हम एक दिन संडे को आराम से घर पे ही है, रेस्ट कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिर क्या हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है? क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आंसर यहाँ पे ये है कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट चाहे हम वर्किंग है या हम रेस्टिंग है या फिर हम स्लीपिंग। आप सोचो ना, रात में हम लोग डिनर करते हैं और अर्ली मॉर्निंग हम उठ के और लगभग 9-10 o'clock को हमको वापस से भूख लग जाती है, जबकि हम पूरे दिन काम करते हैं तो शाम में भूख लगना, दोपहर में लंच के समय भूख लगना ये नॉर्मल है। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के समय भी भूख क्यों लग जाती है? उसका रीजन ये होता है बच्चों कि आपको फूड की रिक्वायरमेंट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट तभी नहीं होती जब आप रन कर रहे हो, वॉक कर रहे हो। आप जब सोए हो या फिर आप आराम कर रहे हो तब भी हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस है जो वर्किंग है, और इनके वर्क के लिए आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब अगर आप ज्यादा सोच रहे हैं, आप एक ही जगह पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तब भी आपको फूड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन बेटा हमारे आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स, जो एआर होते हैं, मतलब असर्शन रीजन, ऐसे में ये स्टेटमेंट उठा लिए जाते हैं बेटा।
अगर हम किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है बच्चों, है ना? अमीबा की बात करें तो उसमें सारे प्रोसेस सिंगल एक सेल में ही होगा, मतलब अमीबा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अमीबा को रेस्पिरेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, न्यूट्रिशन लेना है, वो सारा एक ही सेल में होगा। मतलब एक दिखने में एक सिंपल सेल है, लेकिन उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो काफी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हो रही है। लेकिन वहीं पे multicellular organism well developed systems are present to carry out the processes। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होंगे वो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेशन का प्रोसेस करना है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, उन्हें करना है आपका इनहेल एंड एक्सहेल। जैसे हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सब मिला के आपका क्या करेंगे, सर्कुलेशन में हेल्प करेंगे। वैसे ही किडनीज बनाई गई है यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के साथ, जो कि आपको एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट एसेंशियल प्रोसेस है जिसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हमारे अंदर डिजीज हो सकती है। जैसे पहला प्रोसेस है आपका न्यूट्रिशन, दूसरा प्रोसेस है आपका रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। ये चारों लाइफ प्रोसेस में कंसिडर्ड किए जाएंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो लाइफ प्रोसेस नहीं है, जिसमें आपको आ गया न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। हाँ बच्चों, रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन लाइफ प्रोसेस नहीं बोलेंगे उसे। आई बात समझ में? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका वो जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या होगा, रिप्रोडक्शन। चलिए बच्चों, तो हम इन चारों के बारे में, जिसके अभी तक मैंने क्या बताए हैं, आपको नाम बताए हैं, उन चारों के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि इन चारों प्रोसेस में सुपरफिशियली क्या क्या प्रोसेसेस फर्दर इन्वॉल्व है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज लाइफ प्रोसेस, है ना बच्चों? अभी तो तुम याद कर लो चारों नाम जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें पहला नाम कौन सा है आपका, कौन सा है आपका, न्यूट्रिशन। अब देखते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। तो जैसे बेटा सबसे पहले ये बताओ कि ये सारे प्रोसेसेस करने क्यों हैं आपको, क्योंकि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फूड। क्या इंपॉर्टेंट है, फूड। तो न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, सुनिएगा बेटा, न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड। पहले तो खाने को हम खाएंगे एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ इट। मतलब यहीं पे खत्म नहीं हो जाएगा कि खाना खा लिया, नहीं बच्चों, उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, उसके बाद उसे यूटिलाइज भी करना है। तो ये किस में आ जाएगा, आपका न्यूट्रिशन में आ जाएगा। सेकेंड, अब आपने खाना तो खाया, लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो गैस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, वो चाहिएगा, जिससे हम गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। क्या कहलाएगा वो, ऑक्सीजन। बेटा रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब होता है जो फूड आपने खाया है वो सेल तक पहुंच गया है और उस फूड को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो। ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और बेटा अभी के लिए हम कह देते हैं एनर्जी, क्योंकि एटीपी के लिए हम सून पढ़ने वाले हैं जब हम न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तक न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट। सेकेंड हो गया रेस्पिरेशन, जिसमें हम उसी फूड को टुकड़ों में तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे और फिर हम उससे एनर्जी जनरेट करेंगे। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि जो खाना आपने खाया, जिसे आपको सेल तक पहुंचाना है, जो आप ऑक्सीजन आपने इनहेल किया उसे भी तो आपको सेल तक पहुंचाना है। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या, ऐसा सिस्टम जो हमारे फूड को एलिमेंट्री कनाल डाइजेस्टिव सिस्टम से सारी सेल्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाए। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो आपका ब्रेन की सेल्स वर्किंग है तो वहां तक फूड पहुंचाना है,
जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो राइट नाउ माई लैरिंग्स इज वर्किंग, है ना, माई ब्रेन इज वर्किंग, तो मेरी बॉडी के हर सेल तक अगर फूड को पहुंचाना है तो उसके लिए आपका क्या कौन सा सिस्टम होगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जिसमें ह्यूमन में होगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन वहीं पे प्लांट में आपको जाइलम एंड फ्लोएम भी मिलेगा। सो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड गैसेस, है ना बेटा? तो टिश्यू, क्योंकि टिश्यू किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके बना होता है, तो टिश्यू के पास जाएगा, टिश्यू फ्लूइड से सेल के पास आ जाएगा। ठीक है, अब आगे लास्ट वन, जो आपका लास्ट प्रोसेस है वो कौन सा है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अब आपने खाना खाया, आपने उसको ब्रेक डाउन किया सेल के अंदर, और आपको वो खाना सेल तक पहुंचाया गया था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। तो जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हो तो उससे निकलेगा एक वेस्ट, और बेटा उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। ध्यान से सुनो, क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट। आपको पहले मैंने बता दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म शो होता है। मेटाबॉलिज्म इज मेड अप ऑफ टू टर्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब दो मॉलिक्यूल्स का मिलना, कैटाबॉलिज्म मतलब मॉलिक्यूल का टूटना। तो जो वेस्ट बनेगा आपका, उसे बॉडी से रिमूव जो करवाएंगे वो कौन से प्रोसेस के थ्रू करवाएंगे? एक्सक्रीशन। तो यहां पे लास्ट हम लिख लेते हैं, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने को हम क्या कहेंगे बच्चों? एक्सक्रीशन कहेंगे। तो यहाँ पे आपको चारों जो हमारे लाइफ प्रोसेस है उसका जो बेसिक आइडिया है वो मिल चुका है। एक क्विक रिवीजन में यहाँ पे कर रही हूँ। न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट। रेस्पिरेशन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दो, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो आपने फूड खाया, जो आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हो उसको उस सेल तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एंड फाइनल जो आपका फोर्थ प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रीशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उस मेटाबॉलिक वेस्ट को हम क्या करेंगे? बॉडी से रिमूव कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो पहला प्रोसेस है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे बच्चों? न्यूट्रिशन। जरा देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। यस, तो बच्चों अभी बताओ आप लोग कि अगर हम ऐसा कहें कि न्यूट्रिशन हमारा जो पहला स्टेप है, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी हम फूड खाते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो जो फूड खाया है वो किस फॉर्म में है ये पता करना। हम देखते हैं कि जो हम फूड खाते हैं उसमें कौन कौन से टाइप ऑफ फूड हमें मिलता है और उससे हमारी बॉडी को क्या यूज होता है वो फूड हमारी बॉडी के लिए। तो अगर हम पहले बात करें, किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे यहाँ पे, यस, तो यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट। इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट, उस प्रोसेस को कहते हैं हम न्यूट्रिशन। अब अगर हम आगे बात करें व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना खाने की क्या जरूरत है बेटा? बड़ा सिंपल है बेटा, नीड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि अगर हम खाना खाएंगे, रेस्पिरेशन से उस खाने का ब्रेक डाउन होगा और उससे रिलीज होगा एनर्जी, और वो एनर्जी हम यूज करेंगे हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर वर्क के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि नीड ऑफ न्यूट्रिशन, हमें फूड से क्या मिलेगा बच्चों? हमें फूड से मिलेगा एनर्जी, और इस एनर्जी को हम यूज करेंगे किसके लिए? रिपेयर
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसके लिए हम यूज करेंगे इस एनर्जी को, ठीक है। रिपेयर मतलब क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर रोज हजारों सेल नई बनती है और हजारों सेल, लाखों सेल होती है वो डीजनरेट होती है। हमारे बहुत सारे टिश्यूज को एवरीडे रिपेयर वर्क लगता है, तो वो हो गया रिपेयर। ग्रोथ आप देख रहे हो कि आपकी कैसे ग्रोथ होती है, एक जायगोट से एम्ब्रियो और कैसे एक इन्फेंट बन जाता है, एक फीटस बन जाता है, फीटस से इन्फेंट बन जाता है ना। तो कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है बॉडी की। एंड रिप्रोडक्शन, मेल में स्पर्म फॉर्मेशन, फीमेल में एग फॉर्मेशन के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है, फूड की, क्योंकि उसी से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कहता है न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ फायदा होता है। जैसे उससे हमें एनर्जी मिल सकती है, उससे हमारी बॉडी बिल्डिंग हो सकती है, मतलब हमारी बॉडी की सारी सेल्स हैं उसमें भी आपकी यही इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है। Material which provide nutrition to organisms are called nutrients। बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है बेटा। अब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें ज्यादा होती है। जैसे आप देखो, हमें फूड में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की, है ना। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट होते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी सबसे ज्यादा मिलती है। हमें फूड में जरूरत होती है फैट की, हमें फूड में जरूरत होती है प्रोटीन की। ये कुछ मॉलिक्यूल है जो हमें रोज चाहिए। कुछ ऐसे मिनरल्स भी हैं, जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट में आपको मैग्नीशियम चाहिएगा, क्योंकि मैग्नीशियम बनाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो कोर मॉलिक्यूल होता है वो मैग्नीशियम होता है। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन अच्छे से बनाना है तो आपको आयरन की जरूरत होगी, ठीक है। लेकिन कुछ मिनरल्स होंगे जिसकी हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी की जरूरत होगी, उन्हें हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम फूड बनाते हैं उसमें नमक का इंपॉर्टेंस क्या होता है, सॉल्ट का इंपॉर्टेंस, बस वही माइक्रो न्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि कम चाहिए तो नहीं होगा तब भी चल जाएगा, नहीं चलेगा। कम चाहिए, रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाएंगे जो जितने भी विटामिन हैं वो हमें कम चाहिए। कुछ मिनरल्स हैं, जैसे कुछ मिनरल्स है जिसका हमारे फूड में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन कुछ मिनरल्स हैं जिसकी क्वांटिटी हमारे फूड के अंदर बहुत कम चाहिए। लेकिन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, सारे मिनरल्स का क्वांटिटी कम ही चाहिए। तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाइटामिन और मिनरल्स को रख सकते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैसे होगा यहाँ पे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैसे होगा यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। दैट इज हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिशन मिलेंगे बच्चों, एक कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जो कि सेल्फ फूड बनाता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाता है, उन्हें हम कहते हैं ओटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं बेटा उन्हें हम, ओटोट्रॉप्स। तो ओटो का मतलब होता है बच्चों सेल्फ, एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाता है। तो आप बोलेंगे मम्मी भी घर में खुद से खाना बनाती है, नहीं बच्चों। खुद से खाना बनाना मतलब कहलाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला के सोलार एनर्जी को यूज करके और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना। मतलब क्या, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बेटा है आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इससे आप क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज ग्लूकोज। यस बच्चों, ये है आपका फॉर्मूला ग्लूकोज का, C6H12O6। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद से फूड बनाता है बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाता है, एक एनर्जी पैकेट बनाता है। मतलब क्या, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों, उसके अंदर केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जिसके अंदर एनर्जी सेव होती है। तो
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फिर उसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जो जिसमें ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, जैसे हम हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, यस और नो। तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पे जो हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर होते हैं, वो सारे आपके किसमें आ जाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। लेकिन जो प्रोड्यूसर होते हैं, बेटा यहाँ पे लिखूंगी मैं एग्जांपल, कौन प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। लेकिन जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया हर्बीवोर, यस, हर्बीवोर हो गया या कार्निवोर हो गया, ये आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हर्बीवोर होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर लाइफ। देख लेते हैं हम, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया तो मिल गया है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। लेकिन डिटेल में अगर हमें इसके बारे में बात करनी है तो हमें इसे वन बाय वन पढ़ना पड़ेगा, और आपको ऑलरेडी पता है, नीचे हेडिंग भी आपको दिख रही है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, ठीक है।